किसी भी नए हुनर को मतलब कोई भी नई स्किल सीखने में असल में कितना समय लगता है? चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या खाना बनाना भी हो सकता है। हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में और इसका एक बहुत ही मशहूर जवाब भी है। वो 10,000 घंटे का नियम। एग्जैक्टली। एक ऐसा आंकड़ा जो सुनने में ही मतलब किसी भी सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। सही बात है। 10,000 घंटे मतलब लगभग 4.5 साल तक रोज 8 घंटे काम करना। ये सुनकर ही लगता है कि अरे छोड़ो, जो आता है उसी में खुश रहते हैं। बिल्कुल, ये एक ड्रीम किलर नंबर है और शायद इसी वजह से कई लोग कुछ नया शुरू करने का विचार ही छोड़ देते हैं। पर क्या ये सच है? क्या पियानो पर एक धुन बजाने के लिए या स्पेनिश में अपना बस परिचय देने के लिए वाकई में सालों की मेहनत चाहिए? आज हम इसी धारणा की गहराई में उतरेंगे और हमारा सोर्स है जॉश कॉफमैन की एक बहुत ही दिलचस्प टेडेक्स टॉक, जिसका टाइटल है पहले 20 घंटे कुछ भी कैसे सीखें। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीखने का कोई तेज, कोई ज्यादा हकीकत भरा रास्ता है। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद है। सीखने की प्रक्रिया को लेकर हमारे मन में मतलब कई तरह की धारणाएं होती हैं। सही है। लेकिन जब हम असल रिसर्च और डेटा को देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है जो ज्यादा व्यवहारिक है और कहीं ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली है। तो आज हम उस 10,000 घंटे के नियम के पीछे की सच्चाई को समझेंगे और एक ऐसे तरीके पर गौर करेंगे जो किसी भी नए कौशल को सीखने की राह को बहुत आसान बना सकता है। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। जॉश कॉफमैन अपनी बात एक बहुत ही निजी और रिलेटेबल कहानी से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हाँ, ऐसा होता है। एक नए पिता के तौर पर सारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। बिल्कुल, और उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास अब कभी भी खाली समय नहीं बचेगा। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद बहुत से लोग गुजरते हैं। हाँ, वो जिंदगी का एक ऐसा मोड़ होता है जब आपके शौक, आपके निजी लक्ष्य, वो सब पीछे छूटते हुए महसूस होते हैं। तो कॉफमैन को भी यही लगा कि वो अब कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। और इसी निराशा में जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें हर किताब, हर वेबसाइट पर बस एक ही चीज मिली, 10,000 घंटे का नियम। हाँ, और ये आंकड़ा उनके लिए बहुत हताश करने वाला था। तो यहीं से ये सवाल उठता है कि ये नियम ये आया कहाँ से? क्योंकि ये जितना मशहूर है उतना ही ज्यादा मुझे लगता है गलत समझा गया है। इसकी जड़ें फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, के एंडरस एरिक्सन, उनके एक बहुत महत्वपूर्ण शोध में है। अच्छा। उन्होंने अपने क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोगों पर अध्ययन किया था, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स, विश्व स्तरीय संगीतकार, शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स। हाँ बिल्कुल। उनका मकसद ये पता लगाना था कि अपने क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने में कितना समय और किस तरह का अभ्यास लगता है। तो उनका फोकस सर्वश्रेष्ठ पर था, सिर्फ अच्छा होने पर नहीं। एग्जैक्टली। और उन्होंने पाया कि इन एलीट लोगों को अपने क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 10,000 घंटे के डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी। डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी सोच समझकर, पूरी तरह से केंद्रित होकर किया गया अभ्यास। हाँ, तो ये नियम किसी चीज में सिर्फ अच्छा बनने के लिए था ही नहीं, ये तो दुनिया के टॉप 1% में शामिल होने के लिए था। और फिर 2007 में मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आई, आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। और उस किताब ने इस नियम को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ग्लैडवेल ने अपनी किताब में इसी रिसर्च का जिक्र किया और देखते ही देखते ये 10,000 आवर्स का नियम हर जगह छा गया। और यहीं से एक दिलचस्प चीज हुई, जैसे वो कानों कान बात फैलने वाला खेल होता है ना, गेम ऑफ टेलीफोन। हाँ। एरिक्सन का मूल संदेश था, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने में 10,000 घंटे लगते हैं। ओके। ये बात बदलकर हो गई, किसी चीज में विशेषज्ञ बनने में 10,000 घंटे लगते हैं। अच्छा। फिर ये और सरल होकर बन गई, किसी चीज में अच्छा बनने में 10,000 घंटे लगते हैं। और अंत में ये सिमट कर रह गई, कुछ भी सीखने में 10,000 घंटे लगते हैं। और ये जो आखिरी बात है ये बिल्कुल सच नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो अगर 10,000 घंटे एक मिथक है या कहें कि एक गलतफहमी है, तो सच्चाई क्या है? कॉफमैन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की रिसर्च की ओर इशारा करते हैं, जो हमें लर्निंग कर्व यानी सीखने के ग्राफ के बारे में बताती है। हाँ, और ये लर्निंग कर्व बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ नया सीखना शुरू करता है तो शुरुआती कुछ घंटों के अभ्यास में ही सुधार बहुत तेजी से होता है। मतलब शुरुआत में हम तेजी से सीखते हैं, बहुत तेजी से। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हम पूरी तरह से अनाड़ी होते हैं और ये जानते भी हैं। उस वक्त हमारा प्रदर्शन बहुत खराब होता है। लेकिन थोड़े से अभ्यास के साथ ही हम बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमारे प्रदर्शन का स्तर तेजी से ऊपर उठता है।
और फिर एक पठार, एक प्लेटो जैसा आता है जहां सुधार की गति धीमी हो जाती है ना? सही कहा। शुरुआत में आप बड़े बड़े और जरूरी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सुधार तेज दिखता है। और बाद में आपको बारीकियां सीखनी होती हैं जिनमें ज्यादा समय लगता है और सुधार उतना साफ नजर नहीं आता। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो शुरुआती तेज उछाल वाला हिस्सा ही काफी होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरी तरह से अनाड़ी होने से लेकर ठीक ठाक अच्छा बनने तक का सफर असल में कितना लंबा है? उस शुरुआती तेज सुधार वाले हिस्से में कितना समय लगता है? और इसका जवाब हैरान करने वाला है, पर बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक भी। कॉफमैन की रिसर्च के मुताबिक ये समय है सिर्फ 20 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 20 घंटे। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये लगभग 1 महीने तक हर दिन 45 मिनट अभ्यास करने के बराबर है। यह आंकड़ा 10,000 घंटों के पहाड़ के सामने एक छोटी सी पहाड़ी जैसा है जिस पर कोई भी चढ़ सकता है। बिल्कुल, ये इतना छोटा लक्ष्य है कि इसे सुनकर डर नहीं लगता, बल्कि उत्साह आता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है ना? हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है। यह सिर्फ 20 घंटे की बेतरतीब कोशिश नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टीवी देखते हुए 20 घंटे गिटार बजाने की कोशिश करें। नहीं, ये केंद्रित सोचे समझे अभ्यास के 20 घंटे हैं। और इसके लिए कॉफमैन 4 बहुत ही सरल कदम बताते हैं। पहला कदम है कौशल को छोटे हिस्सों में तोड़ें, मतलब डिकंस्ट्रक्ट दिस स्किल। और ये मेरे ख्याल से सबसे जरूरी कदम है। ज्यादातर कौशल जिन्हें हम एक चीज समझते हैं, वे असल में कई छोटे छोटे कौशलों का एक बंडल होते हैं। जैसे खाना बनाना एक बहुत बड़ा कौशल है, लेकिन एक अच्छी थाई ग्रीन करी बनाना वो एक छोटा सीखने लायक हिस्सा है। सही कहा, उसे भी और तोड़ा जा सकता है। सब्जियां काटना, करी पेस्ट बनाना, चावल पकाना। तो आपको सबसे पहले ये तय करना होता है कि आप अंत में क्या कर पाना चाहते हैं, और फिर उस कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। इससे आप सबसे जरूरी हिस्सों पर पहले ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ 80-20 के नियम जैसा है, उस 20% हिस्से को पहचानना जो 80% परिणाम देगा। बिल्कुल, आप उन सब स्किल्स को पहचानते हैं जो आपको सबसे तेज और सबसे ज्यादा परिणाम देंगे, और पहले सिर्फ उन्हीं पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला कदम। दूसरा कदम है खुद को सुधारने जितना सीखें, लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। और यहीं पर लोग एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। मैं इसे प्रोक्रेस्टी लर्निंग कहता हूँ। प्रोक्रेस्टी लर्निंग मतलब सीखने के बहाने काम टालना। हाँ, हम 20 किताबें खरीद लेते हैं, 10 ऑनलाइन कोर्स साइन अप कर लेते हैं और सोचते हैं कि इन सबको पूरा करने के बाद अभ्यास शुरू करेंगे। ये तो सिर्फ टालम टोल है। बिल्कुल, इस कदम का असली मकसद ये है कि आप बस इतना सीख लें कि जब आप अभ्यास करें तो अपनी गलतियों को खुद पहचान सकें और उन्हें सुधार सकें। तो ये जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अभ्यास के दौरान खुद के गाइड बनने के बारे में है। अच्छा, तो सीखने और अभ्यास करने में एक संतुलन बनाना है। तीसरा कदम बहुत ही व्यवहारिक है। अभ्यास की बाधाओं को दूर करें, रिमूव बैरियर्स टू प्रैक्टिस। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर आज की डिजिटल दुनिया में शायद यही सबसे मुश्किल है। सही बात है। हमारी जो इच्छा शक्ति है वो एक सीमित संसाधन है। अगर हमें अभ्यास करने के लिए हर बार बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति लगानी पड़े तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। हाँ, इसका एक बेहतर तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को ही ऐसा बना दें कि अभ्यास करना आसान हो और ध्यान भटकाना मुश्किल। एग्जैक्टली। इसका कोई उदाहरण? जरूर। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो उसे केस में बंद करके अलमारी में रखने के बजाय एक स्टैंड पर अपने लिविंग रूम में रखें, जहां वो आपको हर समय दिखे। और सबसे जरूरी, अपना फोन या तो बंद कर दें या दूसरे कमरे में रख दें। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर अभ्यास के रास्ते की रुकावट को बहुत कम कर देती हैं। ये बहुत कारगर तरीका लगता है। और चौथा और आखिरी कदम है कम से कम 20 घंटे अभ्यास करें। हाँ, प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 20 आवर्स। कॉफमैन इसे निराशा की दीवार या फ्रस्ट्रेशन बैरियर को पार करना कहते हैं। मैंने ये खुद महसूस किया है जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत मूर्ख जैसा महसूस होता है। हाँ, और ये एहसास किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और हम सब उस दौर से गुजरते हैं। यही एहसास हमें अभ्यास करने से रोकता है। हम उस असहजता से बचना चाहते हैं। तो इसीलिए पहले से ही कम 20 घंटे अभ्यास करने का वादा करना, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक तरकीब है। अच्छा, ये हमें उस शुरुआती मुश्किल और असहज दौर से आगे निकलने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हमें 20 घंटे पूरे करने ही हैं, तो हम उस शुरुआती निराशा के बावजूद टिके रहते हैं।
और फिर धीरे धीरे हम अभ्यास के असली फायदों को महसूस करने लगते हैं। हाँ, ये उस शुरुआती शर्मिंदगी से आगे देखने का एक तरीका है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मायने रखता है और कॉफमैन ने सिर्फ ये सिद्धांत दिया ही नहीं बल्कि इसे सबके सामने आजमा कर भी दिखाया है ना। हाँ, उनकी उकुलेले वाली कहानी इस बात का सबसे अच्छा सबूत है। हाँ, उनकी कहानी इन चारों कदमों को एक्शन में दिखाती है। उन्होंने एक ऐसा हुनर चुना जिसे वो हमेशा से सीखना चाहते थे, उकुलेले बजाना, जो गिटार जैसा एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। हाँ। तो उन्होंने अपने 20 घंटे के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने कौशल को तोड़ा, यानी डीकंस्ट्रक्ट किया। जब उन्होंने गानों की कॉर्ड बुक्स देखी तो उनमें सैकड़ों कॉर्ड्स थे, जो काफी डरावना लग रहा था। हाँ, किसी को भी लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने गौर किया कि ज्यादातर पॉप गानों में बार बार सिर्फ 4 या 5 कॉर्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। उन्हें G, D, EM और C ये 4 जादुई कॉर्ड्स मिले। उन्होंने महसूस किया कि सैकड़ों कॉर्ड सीखने के बजाय अगर वो सिर्फ इन 4 को सीख लें तो वो ढेरों गाने बजा सकते हैं। बिल्कुल, ये डीकंस्ट्रक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने 80-20 नियम को पूरी तरह से लागू किया। उन्होंने वो 4 कॉर्ड्स चुने जो उन्हें सबसे ज्यादा गाने बजाने की क्षमता देंगे। और इसके बाद उन्होंने अभ्यास के लिए थोड़ा समय निकाला, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर किया और हर दिन थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दिया। और अपनी टेडेक्स टॉक के अंत में उन्होंने दर्शकों के सामने अपना उकुलेले उठाया। हाँ, वो हिस्सा बहुत कमाल का था। और उन 4 कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके पिछले कई दशकों के मशहूर पॉप गानों का एक मेडले बजाया। उन्होंने जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल से लेकर ओपन गैंगनम स्टाइल तक कई जाने पहचाने गाने बजाए। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जब उन्होंने वो गाना दर्शकों के सामने बजाया तो वो उनके उकुलेले अभ्यास का ठीक 20वां घंटा था। ये हिस्सा बहुत शक्तिशाली है। 20 घंटे के केंद्रित अभ्यास के बाद वो एक अनजान वाद्य यंत्र उठाकर हजारों लोगों के सामने प्रदर्शन कर पा रहे थे। इस कहानी का सार बहुत गहरा है। कॉफमैन कहते हैं कि कुछ नया सीखने में सबसे बड़ी बाधा बौद्धिक नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ समझ नहीं सकते। हाँ, असली बाधा भावनात्मक होती है। हमें मूर्ख महसूस करने से डर लगता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा और प्रेरणादायक लगता है, लेकिन क्या ये तरीका हर चीज पर लागू होता है? मतलब ये लगभग टू गुड टू बी ट्रू जैसा लगता है। सही सवाल है। क्या उकुलेले बजाना सीखने और क्वांटम फिजिक्स सीखने में कोई फर्क नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर इस गहरी पड़ताल की जरूरत पड़ती है। देखिए, 20 घंटे का नियम मोटर स्किल्स या परफॉर्मेंस आधारित कौशल सीखने के लिए बेहतरीन काम करता है, जैसे कोई वाद्यंत्र बजाना, खाना बनाना, जगलिंग करना या कोई नई स्पोर्ट्स तकनीक सीखना। हाँ, इन सभी में शारीरिक अभ्यास और मसल मेमोरी का बड़ा हाथ होता है। लेकिन जब बात वैचारिक या बहुत ज्यादा जटिल कौशल की आती है, जैसे फिलॉसफी समझना या एक जटिल सॉफ्टवेयर कोड करना, हाँ, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। तो आप कह रहे हैं कि वहां डीकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है? हाँ, आप क्वांटम फिजिक्स को 4 आसान हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, जैसे उन्होंने उकुलेले के कॉर्ड्स को तोड़ा। वहां फाउंडेशनल नॉलेज की कई परतें होती हैं। लेकिन हालांकि सिद्धांत अभी भी लागू होता है। आप 20 घंटे लगाकर क्वांटम फिजिक्स के मूल सिद्धांतों की एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। अच्छा, जिससे आप उस विषय पर एक समझदारी भरी बातचीत कर सकें। आप विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से अनाड़ी भी नहीं रहेंगे। तो लक्ष्य को यथार्थवादी रखना जरूरी है। बिल्कुल। 20 घंटे में आप गिटार पर 4 कॉर्ड सीख सकते हैं, लेकिन 20 घंटे में आप एक जटिल ऐप कोड नहीं कर सकते। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है, 10,000 घंटे का नियम गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन वो विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने के लिए है, अपने क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। लेकिन अगर लक्ष्य किसी नए कौशल में सिर्फ ठीक ठाक अच्छा बनना है ताकि उसका आनंद ले सकें या उसे अपने काम में इस्तेमाल कर सकें, तो आपको सिर्फ 20 घंटे के केंद्रित सोचे समझे अभ्यास की जरूरत है। हाँ, और उस केंद्रित शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये 20 घंटे टीवी देखते हुए गिटार बजाने की कोशिश करना नहीं है। ये पूरी तरह से उस काम में डूबने के 20 घंटे हैं। तभी लर्निंग कर्व इतनी तेजी से चलता है। असली बाधा ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं और हमारा डर है कि लोग क्या कहेंगे या मैं बेवकूफ लगूंगी। ये जानना कि सिर्फ 20 घंटे में हम कुछ नया सीख सकते हैं, हमें उस भावनात्मक दीवार को तोड़ने की ताकत देता है। और इसी के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। अगर आपको पता हो कि किसी भी नई चीज में ठीक ठाक अच्छा बनने में सिर्फ 20 घंटे लगेंगे, तो ऐसी पहली कौन सी चीज होगी जिसे आप सीखना चाहेंगे? और क्या आप उस एक चीज को पहचान सकते हैं
जो आपको उसे शुरू करने से रोक रही है? क्या वो समय है या वो बेवकूफ़ महसूस करने का डर?